बुनिया क्या है? इसे होलेक्स वेल्गास के नाम से भी जाना जाता है। ये बड़े पैर के जोड़ की विकृति है। इस तरह की विकृति आमतौर पर बड़े पैर के अंगूठे के ठीक पीछे पैर के अंदर एक उभार के रूप में प्रकट होती है। उभार बहुत छोटा या काफी बड़ा हो सकता है, जिसका आकार जरूरी नहीं कि दर्द की मात्रा के अनुपात में हो। इस बोनी उभार के साथ साथ एक संबद्ध बर्साइटिस भी हो सकता है, जो एक कुशन है जिसे शरीर मूल रूप से दबाव या घर्षण से किसी क्षेत्र की रक्षा के लिए बनाता है, लेकिन कुछ समय बाद ये कुशन भी सूजन और दर्दनाक हो सकता है। इस विकृति का अंतिम घटक बड़े पैर के अंगूठे का दूसरे पैर के अंगूठे की ओर बढ़ाने पर विचलन है। कभी कभी दूसरे पैर के अंगूठे को ओवरलैप या ओवरलैप भी कराता है। बुनिया के क्या कारण हैं? खराब फिटिंग और हाई स्टेल वाले जूतों को आमतौर पर इस विकृति के गठन के लिए दोषी ठहराया जाता है। यही वजह है कि ये महिलाओं में अधिक प्रचलित हैं। लेकिन क्या वास्तव में यही बुनिया का कारण है? वंशानुगत पैर की संरचना। सच्चाई ये है कि इनमें से अधिकांश विकृतियां एक विशेष पैर की संरचना और व्यक्ति के चलने के तरीके पर आधारित होती हैं। यह एक कारण है कि आप इस विकास को उन बच्चों में देख सकते हैं जो आमतौर पर बहुत रूढ़िवादी जूते पहनते हैं। होलेक्स वेल्गास गठन के पीछे बायोमैकेनिक्स। संक्षेप में कहानी यह है कि जिन पैरों में अत्यधिक प्रोनेट करने की प्रवृत्ति होती है, वे पैर को बहुत अधिक चपटा कर देते हैं। यह अत्यधिक चपटा होना एक्सेटेंस होलियोसिस लॉन्गस टेंडन, पैर के शीर्ष पर स्थित टेंडन जो आपको अपने बड़े पैर के अंगूठे को ऊपर की ओर मोड़ने में सक्षम बनाता है, पर अत्यधिक तनाव का कारण बनाता है। ये टेंडन को धनुषाकार बनाता है। ऐसा करने से बड़े पैर के अंगूठे को पार्श्व में दूसरे पैर के अंगूठे की ओर खींचने के लिए मजबूर किया जाता है। यही वह है जो प्रारंभिक विचलन का कारण बनाता है। समय के साथ बड़े पैर के अंगूठे द्वारा पहली मेटातार्सल हड्डी पर एक प्रतिगामी या पीछे की ओर बाल लगाया जाता है। पहली मेटातार्सल हड्डी मध्य में या दूसरी मेटातार्सल हड्डी से दूर चलाना शुरू कर देती है। इन परिवर्तनों के कारण अब जूते के दबाव से पहली मेटातार्सल हड्डी के किनारे पर अधिक दबाव पड़ता है और इससे हेपेरोस्टोसिस या हड्डी का मोटा होना होता है और इसके परिणामस्वरूप पैर के अंदर की तरफ उभार दिखाई देता है और महसूस होता है। यह विकृति जोड़ के असमान संरेखन को भी बनाती है और समय के साथ जोड़ को घिसाने का कारण बनाती है। एक बार जब जोड़ पर्याप्त रूप से घिस जाता है तो चलने के दौरान पैर के अंगूठे को मोड़ने की कोशिश करने पर दर्द होता है। 2. पैर की बायोमैकेनिक्स वास्तव में गोखारू का कारण बनाती है। सिद्धांत रूप में, यदि आप किसी उष्णकटिबंधीय द्वीप पर रहते हैं और आपने अपने पूरे जीवन में कभी जूते नहीं पहने हैं, तो भी आपको होलेक्स वेल्गास हो सकता है। आमतौर पर होलेक्स वेल्गास एक प्रगतिशील विकृति है और अधिकांश लोगों में समय के साथ यह खराब हो जाएगी यदि अंतर्निहित कारण को दूर करने के लिए उचित उपाय नहीं किए जाते हैं। गोखारू के लक्षण। बर्साइटिस होलेक्स वेल्गास से जुदा सबसे आम दर्द सूजन वाले बासल थैली से होने वाला दर्द है, जिसे सूजन वाले गोखारू के रूप में भी जाना जाता है। आमतौर पर पैर के यूएस हिस्से में जलन होगी। जांच करने पर सूजन और लालिमा दिखाई देगी। ये पैर के किनारे बहुत छोटे धक्कों के साथ भी हो सकता है। जूते, विशेष रूप से महिलाओं के ड्रेस शूज हड्डी पर बहुत दबाव बनाते हैं और शरीर की प्रतिक्रिया से एक बरसल थैली बनाती है जो शुरू में यूएस क्षेत्र की रक्षा करने के लिए बनाई गई थी, लेकिन हमेशा सूजन हो जाती है और दर्द होने लगाता है। जब भी मैं बुनिया सर्जरी कराता हूँ तो मैं हमेशा सूजन वाले बरसल थैलियों की तलाश कराता हूँ और उन्हें हटाता हूँ। धक्कों में दर्द। बर्साइटिस के बिना भी हड्डी का धक्का दर्दनाक हो सकता है, फिर से आमतौर पर ड्रेस शूज से बढ़ जाता है, लेकिन कई व्यक्तियों में स्नीकर्स जैसे रूढ़िवादी जूते भी दर्द का कारण बन सकते हैं। धक्के का आकार और रोगी की गतिविधि का स्टार कारक है जो धक्के के दर्द को जन्म देंगे। इस मामले में सूजन और लालिमा होना जरूरी नहीं है। ये दर्द आमतौर पर केवल जूते पहनने पर ही स्पष्ट होता है और पहने जाने वाले जूते के प्रकार के साथ अलग अलग होगा। जोड़ों का दर्द। इस स्थिति में होने वाला दूसरा दर्द जोड़ों के दर्द के रूप में जाना जाता है। जैसे ही बड़ा पैर का अंगूठा दूसरे पैर के अंगूठे के करीब जाने लगाता है, ये बड़े पैर के जोड़ में असामान्य संरेखन बनाता है।
इससे कार्टिलेज का समय से पहले क्षरण होता है और समय के साथ जोड़ सुचारू रूप से नहीं चल पाता और रोगी को दर्द और अंगूठे की गाति की सीमा का अनुभव होने लगाता है। इस तरह का दर्द जूते के अंदर और बाहर दोनों जगह महसूस किया जा सकता है। उपचार और रोकथाम। सिर्फ इसलिए कि आपको यह विकृति है, इसका मतलब यह नहीं है कि आपको उपचार करवाना होगा। बिना लक्षण वाली या दर्द रहित विकृति में विकृति के अंतर्निहित कारण का पता लगाना और उसके अनुसार बदलाव कराना ज्यादा समझदारी भरा होता है। ऐसा कहने के बाद मैं आपको बता सकता हूं कि पिछले कुछ सालों में मेरे पास ऐसे मरीज आए हैं जिनके पैर के अंदर गोल्फ बॉल जैसा कुछ उग रहा है और वे मुझसे कसम खाते हैं कि इससे दर्द नहीं होता। अगर ऐसा है तो इसे ऐसे ही रहने दे। गैर सर्जिकल गोखारू उपचार। ऑर्थोटिक्स टू इन एम अमलन में ऑर्थोटिक जो कराता है वह पैर के अत्यधिक चपातेपन को कम कराना है, जिसके परिणामस्वरूप जोड़ का बेहतर संरेखन होता है और जोड़ में दर्द कम होता है। राहत की डिग्री संभवतः पहले से हुए नुकसान की डिग्री के विपरीत आनुपातिक है। इसका मतलब है कि ऑर्थोटिक्स आमतौर पर हल्के से मध्यम गोखारू दर्द पर काम करेगा लेकिन गंभीर दर्द पर नहीं। ध्यान रखें कि ऑर्थोटिक्स विशेष रूप से महिलाओं में थोड़े लंबे नहीं तो चौड़े जूते की आवश्यकता होगी। इसलिए यदि कोई जूता जो शुरू से ही तंग है और गोखारू को परेशान कर रहा है, उसमें ऑर्थोटिक जोड़ दिया जाता है, तो जूता और भी तंग हो जाता है और अधिक दर्दनाक। यह उपचार मौजूदा विकृति को गायब नहीं करेगा, लेकिन ये स्थिति के और बिगड़ने को धीमा कर देगा या खत्म कर देगा। समझदार जूते ऐसे जूतों को हटाना जो या तो बहुत संकीर्ण हैं, सहारा देने में कमजोर हैं, या एडी में बहुत ऊंचे हैं। बड़े पैर के अंगूठे की विकृति के साथ एक संकीर्ण उच्च शैली के जूते पहनने की कोशिश कराना एक चौकोर खूंटी को गोल छेड़ में डालने की कोशिश करने जैसा है। ये बस फिट नहीं होता है। इस तरह की मानसिकता अंततः स्थिति को और खराब कर देगी। क्या बुनिया स्प्लिंट और कुशन काम कराते हैं? इस स्थिति के लिए बेचे जाने वाले कुशन, ब्रेसिस और स्प्लिंट मेरी पहली पसंद नहीं है क्योंकि ज्यादातर मामलों में वे जूते में ज्यादा जगह लेते हैं और उभार पर ज्यादा दबाव डालते हैं। इसका एकमात्र अपवाद वे लोग हैं जो जोड़ों के दर्द का अनुभव कर रहे हैं। इसलिए सबसे अच्छा बुनिया स्प्लिंट वह है जिसे रात में पहना जाता है, जो पैर के अंगूठे को सीधा रखेगा लेकिन जूते के अंदर ज्यादा दबाव नहीं बनाएगा। मैं सर्जरी के बाद थोड़े समय के लिए उपचार प्रक्रिया के दौरान जोड़ को ठीक से संरेखित रखने के प्रयास में इन स्प्लिंट का उपयोग करने के लिए भी जाना जाता हूँ। गोखारू के लिए अधिक आक्रामक उपचारों में शामिल है एंटी इन्फ्लेमेटरी दवा। अल्पकालिक उपयोग के लिए ठीक है, लेकिन इसे कभी भी समाधान के रूप में नहीं माना जाना चाहिए क्योंकि लंबे समय तक दवा लेने से अधिकांश व्यक्तियों में प्रणालीगत समस्याएं हो सकती हैं। कोर्टिसो इंजेक्शन बर्साइटिस दर्द वाले लोगों के लिए बहुत मददगार हो सकता है और कुछ हद तक जोड़ों के दर्द से पीड़ित लोगों के लिए भी। फिजिकल थेरेपी फलेया एपी से राहत दिलाने में मददगार हो सकती है। सर्जरी। मुझसे अक्सर यह सवाल पूछा जाता है कि इस विकृति को ठीक करने के लिए सर्जरी कब करवाई चाहिए। अनुमान है कि संयुक्त राज्य अमेरिका में प्रतिवर्ष 200,000 से अधिक लोग होलेक्स वाल्गास सर्जरी करवाते हैं। मेरा मानदंड सरल है, जब विकृति का दर्द नियमित रूप से आपके रोजमर्रा के जीवन को प्रभावित कराना शुरू कर देता है। आप अब गोल्फ नहीं खेलते हैं, या दैनिक सैर पर नहीं जाते हैं, या अपने दोस्तों के साथ खरीदारी करने नहीं जाते हैं, इस डर से कि आपका पैर दर्द करने लगेगा। ऐसा कहने के बाद ध्यान रखें कि होलेक्स वाल्गास सर्जरी जोखिम के बिना नहीं है, जैसा कि किसी भी तरह की सर्जरी होती है, और हो सकता है कि आपके दोस्त ने जिस तरह की सर्जरी करवाई हो वह यूएस तरह की ना हो जिसकी आपको आवश्यकता होगी। अच्छी तरह से प्रशिक्षित पोडियाट्रिस्ट संभवतः विकृति के आकार के आधार पर कम से कम आधा दर्जन विभिन्न प्रकार की प्रक्रियाएं कराता है। प्रक्रिया का प्रकार आमतौर पर पुनर्प्राप्ति की अवधि निर्धारित करेगा। होलेक्स वाल्गास सर्जरी के जोखिमों में निम्नलिखित शामिल हैं। संक्रमण सभी प्रकार की सर्जरी में सच है। गाति का नुकसान, जोड़ों की जकड़न, बड़ा पैर मुड़ता नहीं है, हालांकि कुछ प्रक्रियाओं में यह अपेक्षित है और जोड़ में अब दर्द नहीं होगा। देरी से ठीक होना पैर की निर्भर प्रकृति के कारण आमतौर पर शरीर के अन्य हिस्सों की तुलना में अधिक सूजन होती है, इसलिए ठीक होने में अधिक समय लग सकता है।
सर्जिकल विफलता जिसे आप सर्जरी के बाद प्रक्रिया से पहले की तुलना में बेहतर महसूस नहीं कराते हैं। नोनयूनिया ऐसी प्रक्रियाओं में जहां हड्डी को फिर से कोणीय बनाने के प्रयास में मेटातार्सल हड्डी को तोड़ना और फिर से सेट कराना पड़ता है, हमेशा संभावना होती है कि टूटी हुई हड्डी ठीक नहीं होगी। इम्प्लांट विफलता संयुक्त इम्प्लांट के मामले में हमेशा संभावना होती है कि संक्रमण या इम्प्लांट की सामग्री की प्रतिक्रिया के कारण इसे हटाना पड़ सकता है। विकृति की पुनरावृत्ति। इस प्रकार की सर्जरी में इस्तेमाल किए जाने वाले एनेस्थीसिया का प्रकार स्थानीय एनेस्थीसिया से लेकर जहां सिर्फ पैर को सुला दिया जाता है, स्थानीय एनेस्थीसिया के साथ अंतःशिर बेहोशी, ट्वेलाइट बेहोशी से लेकर सामान्य एनेस्थीसिया तक होता है। मेरे अधिकांश रोगियों का ऑपरेशन स्थानीय एनेस्थीसिया के तहत किया जाता है, जिसमें नसों में बेहोशी की दवा दी जाती है। मैं इस प्रकार के एनेस्थीसिया को प्राथमिकता देता हूं क्योंकि रोगी को दर्द नहीं होता, उस सामान्य एनेस्थीसिया नहीं दिया जाता और सामान्य एनेस्थीसिया से जुड़े सभी संभावित जोखिम नहीं होते और सर्जरी के तुरंत बाद वह जाग जाता है और अगले 24 घंटों के दौरान एनेस्थीसिया से बीमार होने की संभावना कम होती है। हॉलैक्स वेल्गास सर्जरी बहुत जटिल सर्जरी बन गई है, ये केवल गांठ को हटाने का सवाल नहीं है। की जाने वाली अधिकांश प्रक्रियाएं जोड़ को फिर से संरेखित करने का प्रयास करती हैं। अपने डॉक्टर से अपने सर्जिकल विकल्पों पर चर्चा करें। अधिक जानकारी के लिए www.footpainexplained.com पर जाएं। पृष्ठ के ऊपरी दाएं कोने पर आप हिंदी में देखने के लिए गूगल आई अनुवाद का उपयोग कर सकते हैं।